Morning students, me myself Dr. Kumar Karthik, TNB College, Bhagalpur. Today I am going to explain Chinese Revolution of 1911. आज मैं आपके साथ 1911 की चीन की क्रांति के संदर्भ में परिचर्चा करूंगा और dear students, before starting this we should consider the background of Chinese Revolution of 1911. हमें इसे स्टार्ट करने से पहले चीन की क्रांति की पृष्ठभूमि के विषय में भी कुछ संक्षिप्त जानकारी होनी चाहिए। और dear students, as you know, Treaty of Nanking signed after first Opium War between England and China in 1842 and Treaty of Wanghia signed after First Opium War in 1844 between America and China and Treaty of Waiampoa signed after First Opium War between France and China in 1844। ये तीनों संधियां जो हैं, तो सबसे पहले नानकिंग की संधि जो कि 1842 ईस्वी में इंग्लैंड और चीन के बीच में संपादित की गई थी, जिसके द्वारा इंग्लैंड को 5 महत्वपूर्ण बंदरगाह मिले थे और वो बंदरगाह थे केंटन, अमोय, फुचाऊ, निगपो और संघाई। ये पांचों बंदरगाह चीन ने इंग्लैंड को प्रदान किए और साथ ही इंग्लैंड को हांगकांग का द्वीप भी प्राप्त हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि ट्रीटी ऑफ नानकिंग जो कि फर्स्ट ओपियम वार के बाद संपादित हुआ, वो इंग्लैंड के लिए कितना महत्वपूर्ण था और चीन के लिए कितना अपमानजनक था। उसके बाद ये हम आते हैं ट्रीटी ऑफ वांगिया signed after First Opium War between America and China in 1844। वांगिया की संधि जो 1844 ईस्वी में हुई थी अमेरिका और चीन के बीच में, और उसमें एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स के विषय में जो परिचर्चा की गई थी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स के द्वारा राज्य क्षेत्रातीत अधिकार जो दिया गया था अमेरिकन नागरिकों को, अमेरिकन व्यापारियों को, और उसके बाद बाकी विदेशी व्यापारियों को भी, पाश्चात्य देशों के व्यापारियों को भी वो सुविधा दे दी गई। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स अकॉर्डिंग टू 21st आर्टिकल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स, इसके द्वारा क्रिमिनल केसेस में उसे छूट दी गई। और अकॉर्डिंग टू 24th एंड 25th आर्टिकल ऑफ एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स के द्वारा दीवानी मामलों में छूट दी गई अमेरिकन नागरिकों को और बाद में पाश्चात्य देशों के सभी नागरिकों को। तो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स जो मिला उसके 21st, 24th एंड 25th आर्टिकल के द्वारा अमेरिका के व्यापारियों ने, अमेरिका के निवासियों ने और उसके बाद वेस्टर्न कंट्रीज के निवासियों ने राज्य क्षेत्रातीत अधिकार की प्राप्ति की, जो कि बाद में जाकर के चीन के लिए सिरदर्द साबित हुआ, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग विदेशी पाश्चात्य देशों के जो व्यापारी थे या पाश्चात्य देशों के जो नागरिक उनके बंदरगाहों में रहने वाले थे, उन पर उनके अपने देश के कानून लागू होते, न कि चीन के कानून लागू होते। तो इस प्रकार चीनी कानून विदेशी व्यापारियों के मामले में, विदेशी नागरिकों के मामले में पंगु हो गई। और उसके बाद चर्चा करेंगे स्टूडेंट हम ट्रीटी ऑफ वायम्पोआ साइंड आफ्टर फर्स्ट ओपियम वार बिटवीन फ्रांस एंड चाइना इन 1844, जिसके द्वारा फ्रांसीसी पाद्रियों को, कैथोलिक बिशपों को धर्म प्रचार की छूट दी गई चीन में, और जिसका बाद में उन्होंने बहुत ज्यादा गलत फायदा उठाया। तो इसकी पृष्ठभूमि जो है चाइनीज रिवॉल्यूशन 1911 की चीन की क्रांति की पृष्ठभूमि में जो काम कर रहे थे वो महत्वपूर्ण यही तीनों ट्रीटी थी, ट्रीटी ऑफ नानकिंग, ट्रीटी ऑफ वांगिया और ट्रीटी ऑफ वायम्पोआ। उसके बाद जैसा कि आपने देखा है कि सेकेंड ओपियम वार के बाद
जो कि ट्रीटी ऑफ टिनसिन 1858 में और ट्रीटी ऑफ संघाई, जिसे कि आप ट्रीटी ऑफ बीजिंग कहते हैं, ट्रीटी ऑफ पीकिंग कहते हैं, तो वो हुआ था 1860 ईस्वी में। तो ट्रीटी ऑफ बीजिंग या ट्रीटी ऑफ पीकिंग साइंड आफ्टर सेकेंड ओपियम वॉर बिटवीन चाइना एंड वेस्टर्न कंट्रीज। तो बीजिंग की जो संधि हुई 1860 ईस्वी में सेकेंड ओपियम वॉर के बाद, द्वितीय अफीम युद्ध के बाद, उसके द्वारा चीन ने अपने महत्वपूर्ण 16 बंदरगाह विदेशी व्यापारियों के लिए खोल दिए। इस प्रकार प्रशांत महासागर के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे, इंपॉर्टेंट पोर्ट्स जो थे, वो खुल गए विदेशी व्यापारियों के लिए, वेस्टर्न कंट्रीज के व्यापारियों के लिए। अब सेकेंड ओपियम वॉर के बाद जो ट्रीटी ऑफ बीजिंग हुई, उसके द्वारा 16 बंदरगाह खुल गए, जहां पर वो निवास कर सकते थे, जहां पर वो मनमाने ढंग से व्यापार कर सकते थे और उनके मनमानेपन पर एक्स्ट्रा टेरिटोरियल राइट्स के द्वारा चीन का कोई भी कानून लागू नहीं था और वो उद्दंडतापूर्ण व्यवहार करने लगे और चीन के अंदरूनी मामलों में भी हस्तक्षेप करने लगे। तो फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद जो ट्रीटीज हुए, सेकेंड ओपियम वॉर के बाद जो ट्रीटीज हुए, उसने चाइनीज रिवॉल्यूशन के मार्ग को प्रशस्त किया और 1911 की चीनी क्रांति के लिए लोगों के मन में आशाएं जगने लगी कि किसी न किसी क्रांति के द्वारा हमें मंचू सरकार को समाप्त करना होगा और हमें इन विदेशी व्यापारियों से मुक्त होना होगा, जिससे कि फिर से चीनी साम्राज्य स्वर्गिक साम्राज्य के रूप में कायम हो सके। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की आपके पास फर्स्ट ओपियम वॉर के बाद जो ट्रीटीज हुई और सेकेंड ओपियम वॉर के बाद ट्रीटीज हुई है। तो उसके बाद जो एक इम्पोर्टेंट चीज है, जैसा कि आपको पता है कि 1894-1895 में फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर हुआ था, प्रथम चीन जापान युद्ध, जो कि 1894 और 1895 ईस्वी में हुआ था और जिसमें चीन को बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा और अंत में 1895 ईस्वी में ट्रीटी ऑफ सिमोन्स्की साइंड आफ्टर फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर इन 1895। सिमोन्स्की की संधि, जो कि प्रथम चीन जापान युद्ध के बाद की गई, उसके द्वारा भी जापान को बहुत सारी सुविधाएं मिली और एक छोटे से एशियाई देश ने किस प्रकार एक विशाल साम्राज्य चीन को पराजित किया, इससे पूरी दुनिया अचंभित थी कि किस प्रकार एक छोटे से देश जापान ने अपने विकास के दौर में अपना विकास करके एक विशाल साम्राज्य चीन को परास्त कर दिया और चीन से बहुत सारी सुविधाएं प्राप्त करने में सफल रहा। तो 1895 की जो सिमोन्स्की की संधि है, उन्होंने भी बैकग्राउंड का निर्माण किया इस चाइनीज रिवॉल्यूशन के बारे में। तो आपने देखा कि फर्स्ट ओपियम वॉर, सेकेंड ओपियम वॉर, उसके बाद फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर के बाद किस प्रकार वेस्टर्न कंट्रीज ने और जापान ने चीन के बंदरगाहों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया और प्रशांत महासागर के जो महत्वपूर्ण बंदरगाह थे उस पर इन देशों ने आधिपत्य किया और ये लोग व्यापार करने के लिए फ्री हुए और इन लोगों का मनमाना व्यवहार चीन के अंदरूनी प्रदेशों में जा करके वहां की राजनीति में हस्तक्षेप करने का भी मनमाना किया और जिन्होंने 1911 की चीनी क्रांति का मार्ग प्रशस्त किया। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इसके बैकग्राउंड में देखा फर्स्ट ओपियम वॉर, सेकेंड ओपियम वॉर, उसके बाद फर्स्ट सिनो जापानीज वॉर। तो इन तीनों घटनाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है चाइनीज रिवॉल्यूशन के बैकग्राउंड में। उसके बाद हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स ताइपिंग रिवेलियन, जो कि 1851 में स्टार्ट हुई थी और उसके बाद बॉक्सर रिवेलियन, जो कि 1899 में स्टार्ट हुई है। तो बॉक्सर रिवेलियन ने, बॉक्सर विद्रोह ने बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। तो इन घटनाओं ने
फर्स्ट ओपियम वार, सेकेंड ओपियम वार, फर्स्ट सिनो जापानीज वार, उसके बाद ताइपिंग रिवेलियन, बॉक्सर रिवेलियन, इन घटनाओं ने चीनी जनता के मन में विदेशियों के प्रति जो आक्रोश समाहित किया था, मंचू सरकार के प्रति जो घृणा का भाव उत्पन्न किया था, इन सभी घटनाओं ने मिल करके इस चाइनीज रिवॉल्यूशन को जन्म दिया और अंततः 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति हुई, जिसने मंचू शासन को समाप्त करते हुए गणराज्य की स्थापना की। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम चर्चा करेंगे कि इस चाइनीज रिवॉल्यूशन के कारण क्या थे, मुख्य कारण क्या थे, मेन कॉजेज ऑफ चाइनीज रिवॉल्यूशन। तो अभी हमने बैकग्राउंड्स के विषय में चर्चा किया कि किस प्रकार लूट खसोट का माहौल गर्म हुआ और सबों ने मिल करके पृष्ठभूमि तैयार की 1911 की चीन की क्रांति की। और अब हम आपसे विचार विमर्श करेंगे कि इस चाइनीज रिवॉल्यूशन के, जो कि 1911 में घटित हुई, 1911 की चीन की क्रांति के मुख्य कारण क्या थे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम ट्राई करेंगे कि इस घटनाओं को, इन कारणों को दो पार्ट में बांटें। तो पहले पार्ट में हम पहला कारण देखते हैं कि विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष। पहला कारण जो है वो है विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने देखा कि फर्स्ट ओपियम वार, सेकेंड ओपियम वार, फर्स्ट सिनो जापानीज वार के बाद किस प्रकार वेस्टर्न कंट्रीज के साथ साथ एशियाई देशों ने भी चीन का लूट खसोट करना शुरू किया, चीनी बाजारों में अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया और चीन के अंदरूनी मामलों में भी, राजनीतिक मामलों में भी हस्तक्षेप करना शुरू किया। तो चीन का निरंतर पराजय जो हुई है, निरंतर पराजयों के बाद जो चीन को अपमानजनक संधि करनी पड़ी, उसके कारण चीन की जनता काफी क्षुब्ध थी और उनके मन में काफी निराशा थी और वो चाह रहे थे कि किसी न किसी कारण से इन विदेशी प्रभुत्व से चीनी साम्राज्य को बचाया जाए। और डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इन सभी ट्रीटीज के कारण, चाहे वो नानकिंग की संधि हो, वांगिया की संधि हो, वायाकोआ की संधि हो, तिनसिन की संधि हो, बीजिंग की संधि हो, या फर्स्ट सिनो जापानीज वार के बाद सिमोन्स्की की संधि हो, इसके बाद चीन पर बहुत ज्यादा हर्जाना थोपा गया और इस राशि को चुकाने के क्रम में चीन धीरे धीरे विदेशी सरकार पर आश्रित होती गई और एक तरह से चीन की मंचू सरकार पंगु होती गई। तो जैसा कि आपको पता है कि इन लगातार युद्धों ने चीनी द्वार को विदेशियों के लिए खोल दिया। अब चीन का व्यापार विदेशियों के लिए खुल गया और चीनी शोषण बढ़ता गया। और इसी क्रम में आपको पता है कि अमेरिका ने ओपन डोर पॉलिसी, जो कि 1898 में अमेरिका के द्वारा जारी की गई थी, तो मुक्त द्वार की नीति ने भी चीनी लूट खसोट के बाजार को बढ़ाया और बैटल ऑफ कंसेशंस के द्वारा हर एक देश फ्री था कि आपसी समझौते करके, आपस में विचार विमर्श करके किस तरह चीन को लूटा जाए, किस तरह चीनी बाजार में अपना आधिपत्य स्थापित किया जाए। तो आपने देखा कि किस प्रकार निरंतर पराजयों से चीन का जो ईश्वरीय साम्राज्य था वो नाम मात्र का देश बच गया। और इसी स्थिति को सुधारने के लिए ताइपिंग रिवेलियन और बॉक्सर रिवेलियन हुआ, लेकिन बॉक्सर रिवेलियन भी असफल हुआ और चीनियों के मन में ये भावना जगी कि कुछ ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे कि विदेशी प्रभुत्व से छुटकारा पाया जाए। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि फर्स्ट सिनो जापानीज वार, प्रथम चीन जापान युद्ध के बाद चीन पर 23 करोड़ तायल चांदी, 23 करोड़ तायल चांदी हर्जाने के रूप में थोपी गई। चीन को 23 करोड़ तायल चांदी हर्जाने के रूप में जापान को देना था और इस
23 करोड़ तायल चांदी को देने के क्रम में उन्हें 3 देशों से कर्ज लेना पड़ा। पहला देश रूस, दूसरा देश ब्रिटेन और तीसरा देश जर्मनी। और इन्होंने 3 किस्त में चीन जापान युद्ध जो हुआ था उसके बाद जो सिमोंस्की की संधि हुई, तो सिमोंस्की की संधि के बाद 23 करोड़ तायल चांदी का हर्जाना थोपा गया, जिसको कि 3 किस्त में चुकाना था। और इस 3 किस्त को चुकाने के क्रम में पहले किस्त को चुकाने के लिए उन्होंने रूस से कर्जा लिया और रूस ने चीनी तटकर पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। यानी एक किस्त चुकाने के बाद चीनी तटकर पर रूस का अधिकार हो गया, यानी कि तट से जो भी आय व्यय होंगे उसका मालिक चीनी शासक वर्ग हो गया। और ये सबसे बड़ी लाचारी थी। उसके बाद दूसरा जो चीन जापान युद्ध के बाद जो दूसरा किस्त था, पहला किस्त रूस के सहयोग से, दूसरा किस्त और तीसरा किस्त ब्रिटेन और जर्मनी के सहयोग से किस्त को अदा किया गया। लेकिन ब्रिटेन और जर्मनी ने बड़ी ही चालाकी से इस किस्त को अदा करने के क्रम में 1898 ईस्वी में बहुत सारी आर्थिक सुविधाएं चीन से प्राप्त कर ली। तो फर्स्ट सिनो जापानीज वार के बाद जो 23 करोड़ तायल चांदी का हर्जाना देना था चीन को, उसके कारण उसके चीनी तटकर पर रूस का अधिकार हुआ और 1898 में ब्रिटेन और जर्मनी को बहुत सारी सुविधाएं देनी पड़ी। तो इस कारण बहुत ज्यादा नाराजगी थी लोगों में। और उसके बाद जैसा कि मैंने आपको कहा 1898 में ओपन डोर पॉलिसी के बाद, उसके बाद हो गया कटिंग ऑफ द चाइनीज मेलन, चीनी तरबूजे को काट करके बांटने की प्रवृत्ति। यानी चीनी जो साम्राज्य है, चीन का जो बाजार है, उसे तरबूजे की तरह काट करके वेस्टर्न कंट्रीज ने आपस में बांटना मंजूर किया, जिसे कि कटिंग ऑफ द चाइनीज मेलन कहा गया है। और उसके बाद चीन जो है वो एशिया का बीमार आदमी, सिक मैन ऑफ एशिया कहा जाने लगा। एक स्वर्गीय साम्राज्य, चीन का जो स्वर्ग जैसा साम्राज्य था, वह अब एक नाम मात्र का देश बच गया, जहां की विदेशी व्यापारियों के लिए, विदेशी शासकों के लिए लूट खसोट का माहौल गर्म हुआ, लूट खसोट का बाजार गर्म हुआ। तो इन सब कारणों से चीनी जनता में विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष थी और वो चाह रही थी, चीनी जनता चाह रही थी कि किस प्रकार से विदेशी आधिपत्य से चीनी साम्राज्य को मुक्त कराया जाए। उसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, बॉक्सर रिबेलियन जो कि 1899 और 1899 1900 में जो बॉक्सर विद्रोह हुआ, उसके कारण बॉक्सर विद्रोह को दबाने के लिए चीनी सरकार को जो कर्ज लेना पड़ा वो भी बहुत ज्यादा थी और वो थी 150 करोड़। 150 करोड़ रुपये का कर्ज लेना पड़ा विदेशी राज्यों को हर्जाने के रूप में देने के लिए। यानी कि बॉक्सर विद्रोह को जो दबाने में वेस्टर्न कंट्रीज ने, विदेशी राज्यों ने जो सहयोग किया था उसके लिए, और बॉक्सर विद्रोह के कारण जो विदेशी राज्यों को, विदेशी व्यापारियों को क्षति पहुंची थी, उसके लिए चीनी सरकार को 150 करोड़ रुपये विदेशी राज्यों को हर्जाना देना था। और इस 150 करोड़ रुपये के हर्जाने की राशि को पूरा करने के लिए भी चीनी सरकार को विदेशियों से ऋण लेना पड़ा। और धीरे धीरे इसी क्रम में विदेशी व्यापारियों पर, विदेशी सरकारों पर चीनी मंचू सरकार आश्रित होती गई और वो एक तरह से पंगु सरकार हो गई। इस स्थिति को देख करके चीन की जनता में काफी असंतोष थी, असंतोष की भावना थी और चीनी जनता चाह रही थी कि किस प्रकार, किस विद्रोह के द्वारा चीन से इस विदेशी प्रभुत्व को समाप्त किया जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट जो है चाइनीज रिवॉल्यूशन, चीन की क्रांति जो हुई है 1911 में,
उसके लिए पहला पॉइंट जो आप रीड करेंगे वो है विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष। यानी पहला जो आप बताएंगे कारण वो है विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष। अब हम आते हैं डियर स्टूडेंट्स, दूसरा पॉइंट जो है वो है मंचू प्रशासन के विरुद्ध घृणा। मंचू सरकार, मंचू प्रशासन के प्रति घृणा। इन सब घटनाओं से किस प्रकार विदेशी प्रभुत्व धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी चीन में और मंचू सरकार लाचार थी। मंचू शासक कुछ नहीं कर रही थी, जिस कारण चीनी जनता में मंचू प्रशासन के भी प्रति घृणा उत्पन्न हो रही थी। और जिस प्रकार डियर स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि शुरू में मंचू सरकार शक्तिशाली थे, लेकिन बाद में कमजोर मंचू सरकार होने के कारण उन्होंने और दूरदर्शिता से काम लिया, उन्होंने दूरदर्शिता से काम नहीं लिया और मंचू सरकार की दुर्बलता से चीनी प्रशासन तंत्र में भ्रष्टाचार का बोलबाला हुआ। चीनी अधिकारीगण भी भ्रष्ट होते गए और जैसा कि आपको पता है कि अफीम के व्यापार को डील करने में भी चीनी भ्रष्टाचारियों, चीनी पदाधिकारियों ने भ्रष्टाचार का सहारा लिया और उनकी मंशा नहीं थी कि अफीम के व्यापार को प्रतिबंधित किया जाए, बल्कि उनकी मंशा थी कि अफीम के व्यापार के दौर में ही कुछ न कुछ पूंजी कमाई जाए। और इस प्रकार राज्य के जो पदाधिकारी थे वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे। और जैसे ही मंचू सरकार दुर्बल हुई तो प्रशासन में भ्रष्टाचार कायम हुआ और इसी भ्रष्टाचार के कारण चीन में बेकारी और बेरोजगारी बढ़ती गई और मंचू सरकार को लाचारी थी कि विभिन्न संधियों के द्वारा उन्होंने विदेशियों को जो नाजायज सुविधा दी थी, विदेशियों पर जो आश्रित हुए थे, इसको लेकर के भी चीनी जनता में असंतोष की भावना थी और उन्होंने सुधार की आवाज उठाई कि किसी न किसी रूप में मंचू सरकार को सुधार का काम करना चाहिए। और डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा है मंचू सरकार के विरुद्ध भी इस बॉक्सर विद्रोह की असफलता, बॉक्सर विद्रोह ने शुरू में विदेशियों के प्रति विद्रोह किया था और जब उस समय में शुरू में मंचू सरकार ने बॉक्सर विद्रोहियों को सहायता की थी, लेकिन बाद में जब मंचू सरकार की स्थिति डामाडोल लगने लगी, उसे भय हुआ कि कहीं बॉक्सर विद्रोह उसकी सत्ता को ही ना बेदखल कर दे, तब उन्होंने विदेशियों के मदद से, विदेशी शासकों की मदद से इस बॉक्सर विद्रोह को दबाया था। इसको लेकर के भी जनमानस में मंचू सरकार के प्रति घृणा की भावना थी। तो डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद चीन में सुधार की मांग, सुधार की आवाज उठने लगी और टाइपिंग विद्रोह, बॉक्सर विद्रोह के बाद मंचू शासकों के मन में भी हुआ कि अगर सुधार की कोई योजना नहीं की गई तो विद्रोह अवश्यंभावी है और हो सकता है कि मंचू सिंहासन पलट जाए और मंचू सरकार की तख्ता पलट दी जाए। इसीलिए उन्होंने सुधार का कार्यक्रम किया और जैसा कि आपको पता है कि 11 जून 1898, 11 जून 1898 में सम्राट कुआंगसू ने 11 जून 1898 ईस्वी को 100 दिन के सुधार की घोषणा की, जिसे क्या आप कह सकते हैं 100 डेज रिफॉर्म्स। 100 डेज रिफॉर्म्स यानी कि 100 दिन के सुधार की घोषणा सम्राट कुआंगसू के द्वारा 11 जून 1898 में की गई। लेकिन उस समय भी इन सुधार के विरुद्ध साम्राज्य जो महारानी थी सूसी ने विद्रोह कर दिया, बगावत कर दिया और सम्राट कुआंगसू को अरेस्ट कर लिया गया। सम्राट कुआंगसू को अरेस्ट करने के बाद खुद साम्राज्ञी सूसी ने राज सिंहासन हस्तगत किया और उसके बाद जब उन्होंने देखा कि नहीं सुधार करना आवश्यक है तो कुआंगसू को अरेस्ट करने के बाद भी साम्राज्ञी सूसी ने कुछ राजाज्ञा जारी करके सुधार का कार्यक्रम तय किया, जिसमें सबसे पहले 1901 में घोषणा की गई, राजाज्ञा प्रसारित की गई कि सेना का पुनर्गठन किया जाएगा।
यानी कि 1901 में सेना के पुनर्गठन की घोषणा की गई और प्रांतीय सेना के बदले राष्ट्रीय सेना को गठित करने की घोषणा की गई 1901 में। उसके बाद 1905 में शिक्षा सुधार की घोषणा की गई, शिक्षा संबंधित सुधारों की घोषणा की गई और उसके अनुसार 1905 में जो शिक्षा से संबंधित सुधारों की घोषणा की गई है उसमें पुरानी परीक्षा पद्धति को समाप्त करते हुए, और पुरानी परीक्षा पद्धति प्राचीन ग्रंथ और धर्मशास्त्रों पर आधारित थी, तो 1905 के शिक्षा सुधार घोषणा के द्वारा पुरानी परीक्षा पद्धति को समाप्त की गई और 1905 में ही एक मिशन को विदेश भेजा गया, वेस्टर्न कंट्रीज भेजा गया कि जिसके द्वारा वो मिशन, उसके अधिकारी उस मिशन के डेलीगेट्स वेस्टर्न कंट्रीज में जाकर के देखे कि चीन के शासन में क्या क्या सुधार किया जा सकता है। तो 1905 में एक मिशन को विदेश में भेजने की घोषणा की गई। उसके बाद 1908 में शासन सुधार की घोषणा की गई और 1908 में जो शासन सुधार की घोषणा की गई उसके द्वारा प्रांतों में स्थानीय स्वशासन की घोषणा की गई और पुलिस पुनर्गठन पर बल दिया गया, कानून को व्यवस्थित करने पर बल दिया गया, जनगणना पद्धति को सुधारने की कोशिश की गई और शिक्षा का प्रसार किया गया। जगह जगह हाई स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी खोले जाने का प्रस्ताव था और 1917 ईस्वी तक पार्लियामेंट की स्थापना करने की भी घोषणा की गई 1908 में। तो उसके बाद जैसा कि आपने देखा, जो साम्राज्ञी सुसी ने, सम्राट जो कि नाबालिग थे उसके बाद वयस्क हुए, लेकिन क्वांगसू को अरेस्ट करके साम्राज्ञी सुसी, जो कि जब सम्राट क्वांगसू नाबालिग थे उस समय भी शासन सत्ता साम्राज्ञी सुसी के ही हाथों में थी और उसके बाद फिर से साम्राज्ञी सुसी ने सम्राट क्वांगसू को अरेस्ट करवा करके शासन सत्ता खुद हस्तगत की और उन्होंने एक घोषणा की। तो 1901 में सेना के पुनर्गठन की घोषणा, 1905 में शिक्षा संबंधी सुधारों की घोषणा, 1908 में शासन संबंधी सुधारों की घोषणा और इसी क्रम में ये भी घोषणा की गई कि प्रत्येक प्रांत में विधानसभा स्थापित की जाएगी, यानी कि प्रत्येक प्रांत में विधानसभा स्थापित किए जाएंगे और विधानसभा के सदस्य जो हैं वो जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे। और इसी क्रम में 1909 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा का गठन किया गया और प्रांत में विधानसभा के गठन करने से पूर्व ही सम्राट जो कि अरेस्ट किया गया तो क्वांगसू को, उनकी भी मृत्यु हो गई, साम्राज्ञी सुसी की भी मृत्यु हो गई और नाबालिग स्वांगतुंग जो कि शासक बने, लेकिन चूंकि स्वांगतुंग उस समय में नाबालिग थे इसीलिए प्रिंस चुन को रीजेंट बनाया गया और प्रिंस चुन ने भी इन सुधार कार्यक्रमों को जारी रखा, जिसके तहत 1909 ईस्वी में प्रांतीय विधानसभा का गठन किया गया और इसके सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते थे, लेकिन बहुत कम जनता को वोट का अधिकार दिया गया था और इस विधानसभा की शक्ति भी सीमित थी। इन्हें सरकार के विरोध करने का अधिकार नहीं था। ये सिर्फ प्रांतीय जो शासक थे, प्रांतीय शासकों की घोषणा पर बहस करके उसके द्वारा बीजिंग की सरकार को अवगत कराते, यानी कि जनता की जो सम्मति थी, जनता के जो विचार थे, उससे शासक वर्ग को परिचित करवाना ही इस विधानसभा का दायित्व था। ये विधानसभा सरकार का विरोध नहीं कर सकती थी। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, आपको जैसा कि पता है कि उस समय तक 1909 ईस्वी तक चीनी जनता में जागृति उत्पन्न हो रही थी और वो चाह रही थी चीनी जनता कि किसी न किसी रूप में चीन में वैध राज सत्ता की स्थापना की जाए और चीन में जो विदेशी वर्ग स्थापित है उन्हें किसी न किसी तरह से खदेड़ा जाए यहाँ से। तो प्रांतों में उसी क्रम में 1909 ईस्वी में जब प्रांतीय विधानसभा की स्थापना हुई, उसके बाद 1910 ईस्वी में
1910 ईस्वी में संपूर्ण चीन के लिए पहली बार राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की गई। 1910 ईस्वी में मंचू सरकार ने प्रथम बार राष्ट्रीय महासभा की स्थापना चीन में हुई है 1910 में, और मंचू सरकार को यह विश्वास था कि ये जो राष्ट्रीय महासभा है इसके सदस्य उनका समर्थन करेंगे, क्योंकि इस राष्ट्रीय महासभा के आधे सदस्य केंद्रीय सरकार द्वारा मनोनीत थे और आधे प्रांतीय विधानसभा के द्वारा निर्वाचित थे। तो सरकार को विश्वास था कि ये जो राष्ट्रीय महासभा है इसके सदस्य मंचू सरकार की तरफदारी करेंगे, लेकिन इसका राष्ट्रीय महासभा के गठन करने के बाद रिजल्ट उल्टा हुआ और उन्होंने प्रबलता के साथ पार्लियामेंट के गठन की मांग रखी और सुधार के लिए इन्होंने कहा कि किसी भी तरह से मंचू सरकार को देश की राज सत्ता से हटाई जाए और चीन का विकास किया जाए। जब तक मंचू राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं तब तक विदेशी प्रभुत्व से हमें छुटकारा नहीं मिल सकता है। और इसी क्रम में इन लोगों ने मंचू सरकार का विरोध किया। तो डियर फ्रेंड्स, उस समय में जिस समय में राष्ट्रीय महासभा ने मंचू सरकार का विरोध किया, उस समय अगर सत्ता में सम्राट समझदार होते, दूरदर्शी होते, तो उस समय में किसी न किसी प्रोग्रेसिव स्टेट के द्वारा इस विद्रोह को रोका जा सकता था, लेकिन दुर्भाग्यवश उस समय में सम्राट समझदार नहीं थे और जिस कारण चीनी जनता में विद्रोह की भावना प्रबल हो गई और चाइनीज रिवॉल्यूशन 1911 में चीनी जनता के द्वारा जन्म लिया और चीनी जनता ने इस विद्रोह को जन्म दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आज परिचर्चा के क्रम में 2 पॉइंट पर चर्चा किया है कि चाइनीज रिवॉल्यूशन 1911 की चीन की क्रांति के जो प्रमुख कारण है उसमें से पहला कारण है विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष और दूसरा कारण है मंचू प्रशासन के प्रति घृणा। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इतना ही। कल के परिचर्चा में हम इस चीनी क्रांति के तीसरे पॉइंट की चर्चा करेंगे कि चीनी क्रांति का कारण क्या था। तो चीनी क्रांति के कारणों की चर्चा करने के क्रम में आज मैंने 2 कारणों पर परिचर्चा की है। पहला है विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध असंतोष और दूसरा है मंचू प्रशासन के प्रति घृणा। तो डियर फ्रेंड्स, कल हम परिचर्चा करेंगे कि चीन की 1911 की क्रांति के तीसरे कारण कौन थे। तब तक के लिए धन्यवाद।